हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो संघ लोक सेवा आयोग अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अभी जो संघ लोक सेवा आयोग है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी जो है, वो 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन कर रहा है और इसके लिए 1 वर्ष की अवधि में विभिन्न कार्यक्रम यूपीएससी द्वारा आयोजित किए जाएंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं संघ लोक सेवा आयोग का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन प्रारंभ किया तो उनको शासन चलाने के लिए सिविल सेवकों की जरूरत पड़ी। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी सिविल सेवकों को लंदन से ब्रिटेन से लेके आती थी और यहाँ पर नियुक्त कर देती थी और सबसे पहले इसके लिए 1855-56 के लगभग लंदन में परीक्षा का आयोजन होना शुरू किया गया। परीक्षा के थ्रू भर्ती की जाने लगी सिविल सेवकों की। तो पहले ये जो परीक्षा का आयोजन था वो लंदन में होता था और 1922 में पहली बार भारत में इस परीक्षा का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? तो वो किया गया इलाहाबाद में। पहली बार भारत में किया गया इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इस परीक्षा का आयोजन किया गया 1922 में। तो अभी तक इस परीक्षा के आयोजन के लिए जो आयोग बना हुआ था वो लंदन में ही बना हुआ था। जो सिविल सर्विस के लिए जो आयोग बना था भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाने के लिए, तो वो लंदन में बना हुआ था। जब 1922 में पहली बार परीक्षा का आयोजन भारत में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, तो इसके लिए भारत में भी एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जरूरत महसूस हुई ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसके लिए सबसे पहले जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है उसमें इसका प्रावधान किया गया और उसके बाद में एक ली कमीशन बनाया गया 1924 में, उसकी सिफारिशों के आधार पर। और जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है उसके प्रावधानों के अनुसार 1 अक्टूबर 1926 को भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। कब की गई? सबसे पहले 1 अक्टूबर 1926 को। और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए सर रोस बारकर। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, तो ये 5 सदस्यीय आयोग था और इसके अध्यक्ष थे सर रोस बारकर। उसके बाद 1937 में इसका नाम बदल करके संघीय लोक सेवा आयोग फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। कब किया गया? 1937 में इसका नाम बदल करके कर दिया गया संघीय लोक सेवा आयोग फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और उसके बाद में जब भारत आजाद हुआ तो 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो संविधान को अंगीकार किया गया। तो उस वक्त जो संघ लोक सेवा आयोग है, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था, संघीय लोक सेवा आयोग, उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और उसका नाम बदल करके कर दिया गया संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो वर्तमान स्वरूप में कब आया यूपीएससी? तो ये आया 26 जनवरी 1950 को और इसका नाम किया गया संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आगे देखते हैं। तो जो यूपीएससी है उसके लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं। संविधान के 14वें भाग और दूसरा अध्याय, उसके अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। उसमें संघ लोक सेवा आयोग भी है और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो इनसे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 315 से 323 तक किए गए हैं संविधान के 14वें भाग में, अध्याय दूसरा है। ठीक है। तो जो यूपीएससी है वो एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में किया गया है और इसको मेरिट पद्धति का प्रहरी भी कहा जाता है और ये भारत का केंद्रीय भर्ती प्राधिकरण है। अब यूपीएससी के लिए जो संवैधानिक उपबंध हैं, संविधान में कौन कौन से उपबंध किए गए हैं 315 से लेकर के 323 तक, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो आर्टिकल 315 है उसमें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो वो है आर्टिकल 315। और 316 जो है आर्टिकल, उसमें सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि से संबंधित प्रावधान है आर्टिकल 316 में। तो सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा,
कैसे की जाएगी और उनकी कार्यकाल कितना होगा, उससे संबंधित प्रावधान है वो आर्टिकल 316 में है। जो आर्टिकल 317 है उसमें लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाने और निलंबित करने से संबंधित प्रावधान है कि उनको हटाने के आधार क्या क्या होंगे, उनको निलंबित किस आधार पर किया जाएगा, तो उससे संबंधित प्रावधान है आर्टिकल 317 में। जो 318 है आर्टिकल 318, वो आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति के बारे में प्रावधान इसमें किए गए हैं। किसमें किए गए हैं? आर्टिकल 318 में। जो आयोग के सदस्य और कर्मचारी होंगे उनकी सेवा की शर्तें जो है उनके बारे में विनियम बनाने की शक्ति से संबंधित प्रावधान है वो आर्टिकल 318 में है। आर्टिकल 319 है वो ये बताता है कि आयोग के जो सदस्य हैं उनकी सदस्यता समाप्ति के पश्चात वो पद पर बने रहने पर रोक है, मतलब पद पर नहीं बने रह सकते अपनी सदस्यता की समाप्ति के बाद। इसका प्रावधान है आर्टिकल 319 में। जो आर्टिकल 320 है उसमें लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में बताया गया है कि लोक सेवा आयोग के कार्य क्या क्या होंगे, उनको कौन कौन से काम करने हैं, वो है आर्टिकल 320 में। आर्टिकल 321 है वो जो लोक सेवा आयोग के कार्य हैं आर्टिकल 320 के अंतर्गत उनको विस्तारित करने की शक्ति है वो 321 में है। तो उनको विस्तारित कैसे किया जाएगा, तो उसकी शक्ति है वो आर्टिकल 321 में बताई गई है। लोक सेवा आयोग के जो कार्य हैं उनको विस्तारित करने की शक्ति है आर्टिकल 321 में। और आर्टिकल 322 है उसमें लोक सेवा आयोगों का खर्च, वो खर्च कैसे कहाँ से आएगा, कैसे इसका खर्च चलेगा, उसके बारे में प्रावधान है। तो जो लोक सेवा आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष हैं उनके वेतन भत्ते वगैरह पेंशन वगैरह हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, तो उनमें उनकी नियुक्ति के पश्चात कटौती नहीं की जा सकती। तो इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 322 में लोक सेवा आयोगों का खर्च। और जो आर्टिकल 23 है उसमें लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन के बारे में बताया गया है कि लोक सेवा आयोग हैं वो अपना प्रतिवेदन किनको देंगे। तो जो संघ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, संघ लोक सेवा आयोग है, वो अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपेगा। और जो राज्य के लोक सेवा आयोग हैं वो संबंधित राज्यपाल को अपना प्रतिवेदन सौंपते हैं। तो आर्टिकल 315 से लेकर के आर्टिकल 323 तक लोक सेवा आयोगों की स्थापना और उनके कार्य प्रणाली से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग का स्ट्रक्चर। संघ लोक सेवा आयोग जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो उसमें संविधान में कहा गया है कि उसमें एक अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य होंगे। ये सदस्यों की संख्या का निर्धारण संविधान में नहीं किया गया है, इसमें केवल इतना लिखा है कि उसमें संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य होंगे। तो जो कुछ अन्य सदस्य हैं उनका निर्धारण कौन करेगा, तो उनका निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को कि संघ लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होंगे उसका निर्धारण करेगा राष्ट्रपति। ठीक है। और वर्तमान में जो यूपीएससी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें एक अध्यक्ष और 8 सदस्य हैं। और यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय कुमार। ये यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय कुमार। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो भारत का राष्ट्रपति है वो उनकी नियुक्ति करता है और ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। जो अध्यक्ष और सदस्य हैं वो पुनर्नियुक्ति के अपने पद पर पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। हालांकि जो सदस्य हैं वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन सेम अपने जो सदस्य के रूप में जो उनका कार्यकाल है उस पर दोबारा वो नियुक्त नहीं हो सकते, दूसरा कार्यकाल उनको नहीं मिल सकता। अब जो सदस्य और अध्यक्ष हैं उनकी योग्यता के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी योग्यता के बारे में सीधे सीधे संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, कोई भी उल्लेख नहीं किया गया। केवल इतना कहा गया है कि आयोग के जो आधे सदस्य हैं उनको भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव होना चाहिए, 10 वर्ष काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो भारत सरकार के अंतर्गत या राज्य सरकार के अंतर्गत। तो केवल इतना ही उल्लेख किया गया है, बाकी योग्यता के बारे में कोई उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। और इनकी जो पदावधि है उसके बारे में क्या है, तो उसके बारे में प्रावधान किया गया है कि वो पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले वो पद धारण करेंगे। कितना है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु उनकी पदावधि है, कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु।
और जो अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे, संचित निधि पर भारित होंगे। और जो सदस्य और अध्यक्ष हैं संघ लोक सेवा आयोग के, वो अगर अपना त्यागपत्र देना चाहें तो किसे देंगे, तो वो राष्ट्रपति को देंगे, क्योंकि इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप के अपने पद से सेवानिवृत्त हो सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी अध्यक्ष और सदस्य को हटाया जाएगा तो उसके लिए क्या क्या आधार हैं, उनके निष्कासन के क्या क्या आधार हैं। पहला है, यदि न्यायालय उनको दिवालिया घोषित कर दे, किसी न्यायालय से उनको दिवालिया घोषित कर दिया जाए। दूसरा है कि वो पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से बाहर किसी से वेतन नियोजन में लगा हो, अपने पद के अलावा कहीं और भी काम कर रहा हो और वेतन ले रहा हो, तो उस स्थिति में उनको निष्कासित किया जा सकता है। इसके अलावा मानसिक या शारीरिक रूप से वो असक्षम हो, राष्ट्रपति की नज़र में वो शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम हो, तो उनको हटाया जा सकता है। इसके अलावा एक और आधार होता है कदाचार के आधार पर। अब कदाचार क्या होता है, तो कदाचार का मतलब है कि अगर कोई अध्यक्ष या सदस्य है वो भारत या राज्य सरकार के किसी संविदा या करार से संबंधित हो, किसी कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित हो, उसमें संलग्न हो। दूसरा, वो किसी निगमित कंपनी के सदस्य और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार में लाभ के लिए भाग लेता हो। तो गवर्नमेंट के टेंडर वगैरह हैं, उनमें अगर वो इन्वॉल्व होता है तो वो कदाचार माना जाता है। और राष्ट्रपति कदाचार के आधार पर भी उनको हटा सकता है, लेकिन ऐसे ही नहीं हटा सकता। इसके लिए राष्ट्रपति को इस मामले की जांच के लिए मामले को उच्चतम न्यायालय के पास भेजना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट के पास भेजना पड़ता है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच करता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अध्यक्ष या सदस्य को बर्खास्त करने की सिफारिश करता है, परामर्श देता है, तो वो राष्ट्रपति के लिए बाइंडिंग होता है, लीगली बाइंडिंग होता है, बाध्यकारी होता है। वो उसके लिए उसको मानना ही होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने बर्खास्त करने का परामर्श दे दिया तो राष्ट्रपति को उस अध्यक्ष या सदस्य को हटाना ही पड़ता है। तो ये था संघ लोक सेवा आयोग के स्ट्रक्चर के बारे में। अब संघ लोक सेवा आयोग के जो कार्य हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो कार्य किसके अंतर्गत हैं, तो ये आर्टिकल 320 के अंतर्गत है। और जो कार्यों का विस्तार है वो कौन से में है, वो है आर्टिकल 321 में। तो 320 में कार्यों का उल्लेख किया गया है और 321 में इनका विस्तार है। पहला कार्य है संघ के लिए सेवाओं में नियुक्ति हेतु परीक्षा का आयोजन करना। दूसरा है साक्षात्कार द्वारा चयन से सीधी भर्ती। तीसरा है प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति, इसमें भी यूपीएससी का परामर्श लिया जाता है। अगला है सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं तथा पदों के लिए भर्ती नियम तैयार करना और उनमें संशोधन करना, यह भी यूपीएससी का ही कार्य है। नेक्स्ट है विभिन्न सिविल सेवाओं से संबंधित अनुशासनिक मामले। तो जो अनुशासनात्मक मामले हैं उसमें भी यूपीएससी का परामर्श लिया जाता है। अगला है भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोग को प्रेषित किसी भी मामले में सरकार को परामर्श देना। तो राष्ट्रपति अगर कोई भी परामर्श आयोग से मांगता है तो वो परामर्श देना भी आयोग का कार्य है। इसके अलावा किसी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह प्रदान करना, तो ये भी यूपीएससी का कार्य है। अगर कोई राज्यपाल अनुरोध करता है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उन मामलों पर राज्यों को सलाह प्रदान करना भी यूपीएससी का कार्य है। इसके अलावा अगर कोई 2 या 2 से अधिक राज्य किसी विशेष योग्यता वाली जो पद है उसके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाने का अनुरोध यूपीएससी से करते हैं, तो यूपीएससी उसमें भी राज्यों की सहायता करता है। तो ये है आयोग की कार्य। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।